नमस्कार, मैं नीलू जड़िया आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। और अभी आपके पास जो इतना सारा टाइम मिल रहा है, इसको आप अच्छे कामों में यूटिलाइज़ करें, अपनी एनर्जी को सही पॉजिटिव जगह पे लगाएं, तो निश्चित ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा और आप अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, जो भी आपका उद्देश्य है। फ्रेंड्स, अभी इतना सारा टाइम है ना कि आपका जो मन करता है आप उस कार्य को कीजिए। इससे आपका माइंड शार्प होगा, आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ज़्यादा प्रेरित होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बनाएं, या जिस भी काम में अपना मन लगता है आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, या जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए लगाइए। फ्रेंड्स, अभी आपके पास टाइम है तो आप इसे सही से यूटिलाइज कीजिए। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लेक्चर लेके आऊँगी, जिसमें आप सभी दोस्तों को मैं बताऊंगी कि ये जो आपका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है आप इसको कैसे रिकवर करें। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 2, जिसका नाम है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। जी हाँ, आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाओं का आज डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके पिछले भागों में हमने चैप्टर 1 का डिस्कशन किया था पूरा, और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसके 3 पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ था। बिजनेस इकोनॉमिक्स की हमने पूरी बात की थी कि क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और उसे कंटिन्यू करें। फ्रेंड्स, हमने बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा क्विक रिवीजन डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक उस सब्जेक्ट को नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है उसको खोलें और सारे वीडियोस देखें और जल्दी से अपना क्विक रिवीजन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हर एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं वीडियो पे, मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होती हूँ, हर एक के लाइक को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरे मोटिवेशन को यूँ ही बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और उम्मीद है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आपका नॉलेज लेवल बढ़ाने में कहीं ना कहीं आपके ज्ञान के स्तर में वृद्धि होगी और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2। फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें जब हमने चैप्टर 1 किया था, कि फ्रेंड्स अगर आपको इकोनॉमिक्स का ऐसे, ये हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, और आपने क्लास 12th में जो पढ़ी थी वो थी इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इकोनॉमिक्स का एज ए ब्रीफ डिस्कशन या देखना है कि एक बार क्या होता है, आपका 12th के नॉलेज को ब्रशअप करना है, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था कि आप मेरे पास सारे 12th इकोनॉमिक्स के भी रिवीजन वीडियो हैं, तो उनका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अगर उन कंसेप्ट को ब्रशअप करना चाहते हैं तो आप उनको देखें। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणा है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, हिस्ट्री टाइप का चैप्टर होगा ये, आपको आ जाएगा, लेकिन समझ में हम बात करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौटिल्य की, ठीक है ना। ये हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले हम पहले बात करेंगे कौटिल्य की, कि कौन है कौटिल्य, क्या है, पहले इसके बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा समझेंगे। तो कौटिल्य था एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, मतलब बहुत बड़े अर्थशास्त्री, राजनीति की नीति शास्त्र के, और वो इस तरह से जो होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, बहुत से थे, और 400 ईसा पूर्व, या फिर आप समझ लीजिए इसका ऑलमोस्ट, मेरे को नहीं इतना कुछ आइडिया है, 321 ऐसा कुछ है उसका, ईसा पूर्व से पहले। देखो, हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके प्रणेता कौन है भाई? एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ। लेकिन उसके पहले अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ था, और उस अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसने की थी? कौटिल्य ने की थी, ठीक है ना। कौटिल्य तो वो अर्थशास्त्री भी थे, दर्शन शास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, तो बहुत अच्छे वो व्यक्ति थे। आपने कहीं नाम सुना ही होगा। उनकी नीति बहुत अच्छी होती है, उनको दूर की चीज़ें कि भविष्य में क्या होने वाला है उसका उनको अच्छा सा पूर्वानुमान होता है। जैसे बता ना कि हम अर्थशास्त्री, जो हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था, कि हमारा जो अर्थशास्त्री होते तो क्या प्रबंध के स्तर पर जो मुश्किलें आती है उनकी समस्याओं के विश्लेषण के लिए हम अर्थशास्त्री को नियुक्त करते हैं और ये सारी बातें करते हैं। तो उनका
क्या होता था अल्टीमेटली कार्य कि हम क्यों रखते थे कि भविष्य में पूर्वानुमान लगाने के लिए, भविष्य से संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए। तो ये जो कौटिल्य थे ना, ये पूर्वानुमान लगाने में बहुत ज़्यादा सक्षम थे। इनको बहुत जल्दी आइडिया या फिर इनके ज्ञान का स्तर इतना ज़्यादा था कि इनको पता चलता था कि भविष्य में क्या होने वाला और इस तरह की कुछ बातें थी। तो फ्रेंड्स हम बात करें तो इनका जो जन्म नाम था वो था विष्णुदत्त। क्या नाम था इनका? सॉरी, विष्णुगुप्त नाम था इनका। इनका जो जन्म नाम था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका जन्म नाम था। और इनको क्या कहते थे? इनका एक और नाम है वो है चाणक्य। अब इनको चाणक्य क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि इनके पापा का नाम क्या था? चाणक्य। इनके पापा का नाम था चाणक्य। तो चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनका एक और नाम था चाणक्य। और ये बहुत ही कुशाग्र प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि इनके पास थी, बहुत ज़्यादा कौशल था। तो इसलिए इनको नाम दिया गया कौटिल्य। क्या नाम दिया? इनकी कुशाल प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि के कारण इनको नाम दिया गया कौटिल्य। और इन्होंने ये जो बात करें, हम बात करें 300 ईसा पूर्व के संबंध के हम बात करें, इन्होंने ग्रंथ लिखा था अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ था। उसमें उस समय के शासन जो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और उस समय की हम जब बात करें तो उस समय पे किस तरह से एक शासन को संभालना, वहाँ के लोग जो कार्य करते हैं, जो आर्य करते हैं, उनका क्या है, क्या नीति शास्त्र किस तरह से उनको है, इन सभी का वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया था। और पूरी बात की थी राज्य के संबंध में और कार्य के संबंध में। क्योंकि उस समय क्या हुआ करते थे फ्रेंड्स? राज्य हुआ करते थे, अलग अलग राजाओं महाराजों के अलग अलग राज्य हुआ करते थे। तो उन राज्य में नीति शास्त्र कैसे हो, क्या समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन, नीति शास्त्र किस तरह से, कृषि का हो, कृषि, इन सभी के उत्पादन संबंधी क्षेत्र, इन सभी का वर्णन इन्होंने उसमें किया था। और अभी फिर उसके बाद हमारे जो आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रिंस क्या एडम स्मिथ, फिर उन्होंने अर्थशास्त्र का वर्णन किया। तो फ्रेंड्स कौटिल्य का एक दोहा है, क्या है? धन ही संसार है। क्या बताया है इन्होंने? कि धन ही संसार है, यानी कि आपके पास संसार में धन ही एक वैसी वस्तु है जिसके लिए सभी व्यक्ति कार्य करते हैं। देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? धन। ठीक है, देखो मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली मैं क्या चाहती हूँ, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ने पर कि ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए, लेकिन आप अपने ज्ञान के स्तर को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। फिर चाहे वो आप जॉब करके करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करके करो, या फिर आप कोई भी कार्य, या आप कोई आर्टिस्ट हो तो उस तो कोई भी कार्य करने का या सीखने का हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि हम अपने ज्ञान के स्तर को, हमारे स्तर को तो सुधारना ही चाहते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं? धन की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक दोहा लिखा है फ्रेंड्स, वो मैं जरा आपको बताती हूँ। कौटिल्य ने लिखा है, एक दोहा है कि सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थम और अर्थम मूल्यम राज्य। यानी कि क्या है? आपका सुखस्य मूलम धर्म, यानी कि आपका जो सुख है वो क्या है? धर्म है। धर्म का मूल क्या है? अर्थ है, और अर्थ का मूल्य राज्य है। अर्थात आपका जो सुख है वो अल्टीमेटली क्या है? राज्य ही है। ये तो ये बात करी हमने कौटिल्य की कि कौटिल्य कौन थे। तो फ्रेंड्स इनका जो जन्म नाम था वो था विष्णुगुप्त, इनको नाम दिया गया था, इनका जन्म नाम। और क्योंकि ये चाणक्य के पुत्र थे, यानी इनके पिता का जो नाम था वो क्या था? चाणक्य था, तो इनको नाम दिया गया चाणक्य। और एक कुशाल प्रतिभा, कुशाग्र बुद्धि के धनी थे, तो इनको नाम दिया गया कौटिल्य। और इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अब इनका जो ग्रंथ था उसमें इन्होंने क्या आर्थिक विचार के, उन आर्थिक विचारों की हम बात करेंगे कि तो अब स्टार्ट करते हैं हम कौटिल्य के प्रमुख आर्थिक विचारों की हम बात करेंगे। कौटिल्य के आर्थिक विचार का हम डिस्कशन करते हैं। ये पहले मैंने आपको ब्रीफ डिस्कशन बताया था कि कौटिल्य कौन थे, क्या थे। तो ये राजनीतिक थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, और जिन्होंने अपना ग्रंथ बनाया था। क्या था इनका ग्रंथ? था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, इन्होंने ग्रंथ बनाया था। और 300 ईसा पूर्व के आसपास इन्होंने बात की थी। अब जो ये कौटिल्य है, इनके प्रमुख आर्थिक विचारों की बात करते हैं। तो इनका जो पहला आर्थिक विचार है वो है त्रयी। ठीक है ना, त्रयी का मतलब होता है धर्म दर्शन। यानी कि इन्होंने जो अपनी लिखी है बुक अर्थशास्त्र, उन्होंने सबसे पहले उसमें क्या कि वेद वेदांत क्या होते हैं, यानी कि हमारे जो वेद है वो क्या है, नीति शास्त्र क्या होता है, नीतियाँ क्या होती है। नीति शास्त्र मतलब कि हमारे जो बेसिक नियम होते हैं ना, हम जैसे नैतिक शिक्षा हमारे एक सब्जेक्ट हुआ करता था जब हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। तो नैतिक शास्त्र जो होती है वो नीतियाँ, नीति शास्त्र क्या है, हमारे वेद क्या है, हम क्या है, इन सभी का जो डिस्कशन था वो किसमें किया गया, उन्होंने त्रय के अंतर्गत दिया। ठीक है, फिर दिया गया इन्होंने वार्ता में इन्होंने पूरी बात की, किसकी? अर्थशास्त्र की बात की।
कि हमारा अर्थशास्त्र क्या है, हमारे कृषि, व्यापार, कार्य, पशुपालन। हमारा अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कार्य, अर्थ का मतलब इन्होंने लिया है कार्य से कि हमारा कार्य क्या है, हमारे जीविकोपार्जन के लिए हम क्या कार्य करते हैं। तो हमारा जो कार्य है, ठीक है ना, हमारा जो कार्य है उनका इन्होंने किसमें डिस्कशन किया, वार्ता में। और ये वार्ता में किसका डिस्कशन किया गया था फ्रेंड्स, इन्होंने किया अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स का। फिर इन्होंने बात की आन्वेंशिकी। आन्वेंशिकी का मतलब था कि राजनीति या आपका राजनीति शास्त्र, यानी कि आप यहाँ पर इन्होंने आनुवंशिकी में बात की थी दर्शन शास्त्र की, फिलोसोफर के रूप में इन्होंने बात की थी कि किस तरह से हमारा दर्शन शास्त्र था। और फिर दंड नीति में इन्होंने बताया राजनीति शास्त्र। तो हमारा जो क्योंकि सब्जेक्ट पूरा क्या है, अर्थशास्त्र, तो हम पूरा डिस्कशन किस पे करेंगे, वार्ता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, कौटिल्य ने जो अपना ग्रंथ बनाया था अर्थशास्त्र, उसमें इनके 4 प्रमुख विचार रखे थे, ठीक है ना, 4 प्रमुख विचार रखे थे। पहला था त्रयी, दूसरा था वार्ता यानी कि अर्थशास्त्र, तीसरा था आनुवंशिकी यानी कि आपका दर्शन शास्त्र, और छोटा था दंड नीति यानी कि राजनीतिक विज्ञान की यहाँ पर बात करी थी कि अगर कोई कार्य गलत होता है या कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता है, अपने नियमों से परे हटकर जब कोई कार्य करता है तो उसे क्या दंड होंगे, दंड संबंधी क्या नियम होंगे। इन सभी बातों का इन्होंने क्या अपने विचार रखे थे, आर्थिक विचार रखे थे अपने उस अर्थशास्त्र ग्रंथ में। तो ये तो थे बेसिक विचार। अब हम बात करते हैं हमारा जो मतलब बोला कि अपना जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, तो हमारा डिस्कशन किस पे होगा, पूरा वार्ता के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या अर्थ है और क्या परिभाषा है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र और अर्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अर्थ का अर्थ होता है कार्य, ठीक है ना। यहाँ पे अर्थ का अर्थ लिया है, कार्य से लिया गया है कि हमारा क्या कार्य है। तो क्या है, मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। अब जीविका अर्थ यानी कि या देखो, व्यवहार और जीविका यानी कि हम हमारे जीविका उपार्जन के लिए, यानी कि हम हमारे जीवन को चलाने के लिए जो कार्य करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो ही हमारा क्या है, अर्थ है। तो बेसिकली अर्थ का मीनिंग क्या हो जाता है, कार्य से हो जाता है। फिर उसके बाद है मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। अब मनुष्य से युक्त भूमि यानी कि ये ऐसा बोल रहे, देखो ये बात हो रही है 300 से ईसा पूर्व की। तो उस समय उद्योग व्यापार उतने नहीं होते थे। जो मोस्टली जो व्यक्ति थे उनके जीविका उपार्जन का साधन क्या होता था, कृषि होता था, ठीक है ना। उस समय कृषि और पशुपालन यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे अपने जीविकोपार्जन कार्य के लिए। तो मनुष्य से युक्त भूमि यानी कि ऐसा पर्सन जिसके पास अपनी खुद की भूमि है और उस भूमि को प्राप्त करने के लिए या रक्षण करने के लिए जो उपाय, जो निरूपण करने वाले उस शास्त्र का जो हम अध्ययन करते हैं उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। देखो बेसिकली इसको ऐसे समझते हैं कि यहाँ बहुत पुरानी बात हो रही, तो वहाँ पर कृषि सबसे जीविकोपार्जन का जो सबसे प्रमुख साधन था वो क्या था फ्रेंड्स, कृषि था। तो कोई व्यक्ति जिनके पास अपनी खुद की भूमि होती है और कोई व्यक्ति जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है। तो जिनके पास अपनी खुद की भूमि है वो उसको अच्छे से बना के रखे, उसकी रक्षा करे, और जिनके पास नहीं है वो उस भूमि को प्राप्त करने के लिए क्या करे, उपाय करे, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। अगर उसको हम आज के लेवल की हम बात करें कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, माना कि आप अपने पापा का बिजनेस का कैरी ऑन करने वाले हो इन फ्यूचर में, तो आपके पापा से आपको जो बिजनेस मिला है आप उसको एज इट इज कर रहे हो या फिर आप उसको ग्रो अप कर रहे हो। तो ठीक है ना, आप क्या हो, जैसे फिर अगर आपको आपके पापा का बिजनेस मिला है, आपको बिजनेस शेयर है और आप इन फ्यूचर में कंटिन्यूशन में बिजनेस करना चाहते हो, तो आपके पापा से जो आपको बिजनेस मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा, मनुष्य युक्त भूमि, यानी आप क्या हो, मनुष्य युक्त भूमि। अगर आप उस बिजनेस को आपको क्या करनी है, उसकी रक्षा करनी है और उसको ग्रो अप करना है। और कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसके पास पापा का बिजनेस नहीं था, उसको जॉब में इंटरेस्ट नहीं था और वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि एक नए बिजनेस की शुरुआत, नई कृषि, तो उसके उपाय को अपनाना और उसका निरूपण करना, इसका जो पूरा डिटेल डिस्कशन है, जो शास्त्र है, उसे नाम दिया गया इन्होंने अर्थशास्त्र। तो फ्रेंड्स, आपको अर्थ समझ में आया होगा कि अर्थ क्या है और अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि हम हमारे जीवन को चलाने के लिए जो व्यवहार करते हैं, जो जीविका हमारा जो साधन है, वो तो होता है हमारा अर्थ, और उस अर्थ को मेंटेन करना। अब यहाँ पर कृषि की बात इसलिए की है, भूमि की बात, क्योंकि उस समय में जीविकोपार्जन के लिए सबसे हमारा जो साधन था वो क्या था, कृषि था, इसलिए भूमि आया। अब क्योंकि हमारा इस तरह अभी हमारे पास जीविकोपार्जन के लिए बहुत सारे साधन है, हम जॉब कर लें, हमारा खुद का बिजनेस कर लें, मतलब आप हर चीज में, कोई आर्टिस्ट, जो भी आपका जैसे ना जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि वो नहीं है तो उसको ढूंढना, और अगर है तो उसको क्या करना, ग्रो अप करना, उसका रक्षण करना, उसके जो उपाय होते हैं, उसका जो
शास्त्र है उसको क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। फ्रेंड्स आपको अर्थ और अर्थशास्त्र का मीनिंग और इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज, क्योंकि ये अब पुराना है, आधुनिक अर्थशास्त्र नहीं है ये, तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आप इसको धीरे धीरे समझेंगे तो ये इजीली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपके माइंड में चीजें क्लियर होती जाएगी, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, हमारे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो ये पढ़ा हमने अर्थ तथा अर्थशास्त्र की परिभाषा। अब जब इन्होंने कहा तो कि कौटिल्य ने जब अपना सब्जेक्ट अर्थशास्त्र जो ग्रंथ बनाया, उनकी विषय सामग्री और उनका क्षेत्र क्या था। तो देखो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि जब उनका ये ग्रंथ था तो सबसे हमारा कृषि ही क्या था, जीविकोपार्जन, और सबसे बड़ा मतलब जैसे राज्य था, जैसे राज्य की यहाँ पर बात कर रहे हैं ये लोग जो, तो राज्य के पास सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होती थी, कृषि से, भूमि से जो लगान मिलता था वो भी किससे मिलता था, भूमि से मिलता था। जो उत्पादन होता था वो भी कहाँ से होता था, भूमि से होता था। तो सब कुछ डिपेंड किस पे था, भूमि पे ही था। तो जो इनकी जो विशेष सामग्री थी या क्षेत्र था वो किसको लिया था, तो इन्होंने लिया है कि पहला तो लिया है प्राप्त भूमि का रक्षण करना, यानी वही जो हम डेफिनेशन में जिसकी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है, जैसे अगर हम आज की बात करें कि आप अपने पापा का बिजनेस सेट करना है और आप उस बिजनेस में कंटिन्यू होना चाहते हैं, तो आपके उस बिजनेस की आप कैसे रक्षा करोगे, कैसे उसको ग्रो करोगे, या फिर आप क्या क्या नए नए प्लान लाकर उसको इंट्रोड्यूस करके अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, तो रक्षण, उसकी रक्षा करना। फिर दूसरा है कि नई भूमि की प्राप्ति के प्रयत्न, यानी कि आप अपने बिजनेस को कैसा सेट करोगे, या क्या किसी नई दिशा में मूव ऑन करना चाहते हो, या कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसका फैमिली बिजनेस नहीं है लेकिन उसका माइंड बिल्कुल जॉब में नहीं है, वो अपना खुद का बिजनेस ही करना चाहता है, तो नई भूमि है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कृषि की, ठीक है ना। तो कृषि के संदर्भ में मैं आपको समझाती हूँ कि प्राप्त भूमि का रक्षण करना, यानी कि भूमि की उर्वरता बनी रहे, अच्छा उस पर उत्पादन हो, उत्पादन ज़्यादा हो, उसकी रक्षा हो। फिर उसके बाद नई भूमि की प्राप्ति, यानी कि जो आपकी ये बंजर ज़मीन होती है, ऊसर ज़मीन होती है, वहाँ पर उन पे कार्य करके, श्रमिक करके उसको अच्छे से क्या बोलते हैं ना, जो ये खराब भूमि होती है, अपन देखते हैं ना सड़कों के किनारे जो होती है ऊसर भूमि, बंजर भूमि, उनको क्या करना, उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना। तो ये क्या था, नई भूमि प्राप्ति के उपाय। कैसे होती नई भूमि की प्राप्ति, देखो ये जो बंजर भूमि होती है, ऊसर भूमि होती है, उसको खुदाई करके और नई मिट्टी डाल के, और इस तरह से जो होता है, देखो फ्रेंड्स इसका मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास खेत है और ना ही मैंने कभी इतना ये सब किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको नई भूमि की प्राप्ति कैसे होगी कि हमारी जो ऊसर जमीन होती है या जो बंजर जमीन होती है उसको उपजाऊ बनाना बेसिकली। तो आपको क्या हो जाएगा, नहीं अब, क्योंकि देखो नई भूमि प्राप्त करना, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास तो जो हमारे अर्थ में जो लैंड तो जो है आप उसको बढ़ा थोड़ी ना सकते हो क्या। हाँ ठीक है, आपने 1 मंजिल नहीं, 2 मंजिल नहीं, 3 मंजिल घर बना रहे हैं, लेकिन आपका जो बेसिक है, ये भूमि एक ऐसी संपत्ति है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो है उतनी ही मात्रा में आपके पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे नई भूमि से आश्रय, क्या नई भूमि से आश्रय मतलब ये है कि आपके पास जो ऊसर जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसको क्या करना, उपजाऊ जमीन में परिवर्तन करना, जिससे आपका क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा आपके उत्पादन में वृद्धि हो, आपके पास कृषि योग्य भूमि हो, उसका फिर रक्षण करो। और अल्टीमेटली क्या है, आपका संसार में क्या है, धन ही ऐसी वस्तु है जिसके पीछे सब क्या करते हैं, काम करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो, आपको धन, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा भूमि होगी उतना राजस्व होगा, उतने कर की प्राप्ति होगी और उतना ही उत्पादन होगा, तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, धन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य की, कि कौटिल्य ने जो अपना ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, उसका उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था वो था फ्रेंड्स, भौतिक दृष्टि से सुदृढ़ करना। भौतिक यानी कि देखो अभी की हम बात करें तो हम आर्थिक दृष्टि होती है हमारी, भौतिक दृष्टि यानी कि हम इकोनॉमिक लेवल पे कितना स्टैंड करते हैं, जैसे ज्ञान के स्तर पर, यानी कि हमारा नॉलेज लेवल क्या है, नॉलेज लेवल कैसा स्टैंड करते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे कैसा स्टैंड करते हैं। तो भौतिक दृष्टि से सुख साधन संपूर्ण बनाना। अब भौतिक दृष्टि यानी कि अगर हम आज की बात करें तो हमारे पास रहने के लिए घर है, गाड़ी है, हमारे पास अच्छा सब कुछ है, साधन है भौतिक, आपके पास घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास कूलर, पंखा, ऐसी जो भी होती है। तो इस तरह से हमारे पास सारे भौतिक संसाधन होना, तो भौतिक दृष्टि से क्या करना, सुदृढ़ करना। फिर है आपका समस्याओं का समाधान करना, यानी कि राज्यों में जो भी समस्या होती है, ये नई भूमि से संबंधित हो गई, पुरानी भूमि के रक्षण से हो गई, या इनके किसी शास्त्र से संबंधित हो गई, उन समस्याओं का क्या करना, समाधान करना। ज्ञान तथा शिक्षा का विस्तार करना, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है, जो शिक्षा है, आपके पास जो ज्ञान है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ाना। फ्रेंड्स मैं भी अभी यही कर रही हूँ, अपने ज्ञान का विस्तार कर रही हूँ, प्रसार कर रही हूँ आप लोगों को बता के। फिर उसके बाद ये शोध एवं शिक्षा के कार्य को महान बनाना, यानी कि ये जो ज्ञान और शिक्षा का आप प्रसार का कार्य करते हो,
इस कार्य को क्या करना, महान बनाना। फिर उसके बाद है शासन कार्य में दक्ष करना, यानी कि देखो उस समय राज्य की बात कर रहे हैं हम या पूरी तो राज्य में क्या करना, शासन करना, कि वहां पर वही सब व्यक्ति होते हैं आपके सेना पे। अगर हम उसकी बात करें सेनापति, ये जो होती है सैनिक, सेनापति, फिर उसके ऊपर होते हैं, फिर उसके ऊपर जो अध्यक्ष होता है, सेना अध्यक्ष होता है। उसी तरह से शासन में जैसे हम बात करते हैं ना, अभी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री, राज्य की बात करें तो हमारे राज्यपाल होते हैं, पार्षद, विधायक, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर होता है। यानी तो शासन कार्य में दक्ष, जो शासन कार्य में जो दक्ष है उस तरह की बात करना। और जो भी नीतियां हैं इस शासन को चलाने के लिए, हमारी जो भी नीतियां आवश्यक होती है उन नीतियों का क्या करना, ज्ञान प्राप्त करना। और फिर उसके बाद है आपकी समस्या निराकरण की सूझबूझ, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समस्या को हम कैसे निपटाएंगे, उस समस्या का समाधान किस तरह से होगा, उस समस्या के समाधान की हम क्या करेंगे, बात करेंगे कि किस तरह से हमारी समस्या का निराकरण हम कर सकते हैं। ऐसा सूझबूझ व्यक्ति बनना चाहिए। देखो अभी हम हमारे स्तर पर भी हम बात करते तो हमारा कुछ ग्रुप होता है, तो हर प्रॉब्लम है ना, समस्या हर किसी के जीवन में आती है। वो कहते हैं कि भाई बिना रोए तो आप प्याज भी नहीं काट सकते। तो फ्रेंड्स ये तो जिंदगी है, बिना रोए नहीं कटेगी, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में चलती ही रहेगी। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो आप उसको कैसे फेस करते हो या फिर आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए क्या यूज़ करते हो, किस तरह से आप उस समस्या का समाधान करने हो, कितनी सूझबूझ का इस्तेमाल आप करते हो, उसकी उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने बताया कि सफल क्रियान्वयन की प्रवृत्ति की, यानी कि किस तरह से आप सफल व्यक्ति हो सकते हो। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सफल होना है, अगर अभी आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में अच्छे परसेंटेज बनाने हैं, तो आपकी हर सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड होनी चाहिए। और आप हर सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड कैसे करते हो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें तो हम बहुत सारे क्वेश्चन कर करके कमांड कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में हमारी उतनी कमांड नहीं हो पाती। रीज़न मीइंग हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं होती, या फिर हम उतना टाइम उस सब्जेक्ट को डिवोट नहीं करते हैं जितना वो चाहिए, उसको जितना वो चाहता है उतना सब्जेक्ट को हम टाइम नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैंने मेरे ये आपके लिए रिवीजन वीडियो बनाए हैं, जिसमें आपका फटाफट से रिवीजन हो जाता है। फिर एक बार आप जस्ट आपकी बुक की रीडिंग कीजिए और अपना क्वेश्चन बैंक कीजिए, आपका परफेक्टली मैं बता रही हूँ कि आपका सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। तो क्या है, सफल क्रियान्वयन की विधि में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने सब्जेक्ट को कर सकते हो, ग्रो अप कर सकते हो, उसमें सुधार कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये वीडियो अगर पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो क्या है, सफल क्रियान्वयन की प्रवृत्ति, इसका उद्देश्य था। अब जो कौटिल्य ने अपना ग्रंथ बनाया अर्थशास्त्र, उसके संबंध में इन्होंने अलग अलग विचार रखे हैं। तो पहला जो विचार रखा वो रखा उत्पादन के संबंध में। देखो क्योंकि अब भूमि की ही इन्होंने बात करी थी कि उस समय सब कुछ भूमि के ऊपर ही था, तो उत्पादन की इन्होंने सबसे पहले उत्पादन के संबंध में विचार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उत्पादन संबंधी विचार, ठीक है ना। उत्पादन संबंधी विचार में कुछ अलग अलग विचार है। देखो इसमें पहला है भूमि तथा कृषि संबंधी, फिर बताया आपके पशुपालन संबंधी, उद्योग संबंधी, श्रम संबंधी, व्यापार संबंधी, और एक और है आपका व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में, ठीक है ना। तो इनमें से डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भूमि तथा कृषि के संबंध में, ठीक है। भूमि तथा कृषि के संबंध में जो विचार थे उत्पादन के साधन में, तो सबसे पहले बात करें हम, देखो इनके पास जो भूमि थी, ठीक है ना, भूमि या जो भी इनकी कृषि थी, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला बाटा सरकारी कृषि और दूसरा बाटा है इन्होंने निजी कृषि, ठीक है ना। सरकारी कृषि और निजी कृषि की यहाँ पर इन्होंने बात करी है। तो सरकारी कृषि में इन्होंने क्या कहा है कि देखो यहाँ पर जो पूरी भूमि होगी वो किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी। और अब इसमें भी दो कंडीशन डाली है उन्होंने, कि एक तो यह कंडीशन है कि जो भी आपको जो औजार चाहिए होते हैं, जो उपकरण चाहिए होते हैं कृषि कार्य करने के लिए, अगर वो आपको गवर्नमेंट अवेलेबल करवाए, सरकार अवेलेबल कराए, या वहाँ पर जो व्यक्ति शासन कर रहा है वह अवेलेबल करवाए, या फिर क्या करो आप अपना खुद का लेकर आओगे, ठीक है। दो सिचुएशन आपको बताइए कि अगर सब कुछ गवर्नमेंट का होता है तो क्या होगा, 1/2% आपको मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट का नहीं है, आपका अपना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/4 या 1/3, जो भी आपके कैश बीच में डिसाइड होता है वो क्या है। अगर सारे उपकरण, आर्थिक औजार, ये सब कुछ है किसके है, गवर्नमेंट के है, या फिर या आप अपने खुद के औजार लेकर आते हो वो कृषि कार्य करने के लिए। तो ये आपको
जो क्या बोलते हैं उसको इनकम होगी उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आपकी निजी कृषि है यानी कि आपका खुद का खेत है और उस पर आप अपने ही उपकरणों से खेती करते हो तो आपका जो भी उत्पादन होगा उसका 1/6 आपको एज ए भू लगाना यानी कर के रूप में आपको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आपकी खुद की कृषि है मतलब खुद का कृषि है, निजी क्षेत्र है आपका, तो उस निजी क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा आपको 1/6 जो होगा वो आपको एज ए भू लगाने या कर के रूप में किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए किस तरह से अपनी भूमि को बढ़ाया जाए, तो इसे चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत सबसे पहले कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई पर ध्यान दिया गया कि उस समय पे जो थे हमारे तालाब थे, कुएं थे, उनसे वैसे तो ज़्यादातर अधिकांश कृषि जो थे किसी वर्षा के जल पर से सिंचाई पर आधारित थी, लेकिन फिर भी जो कुएं तालाब जो अवेलेबल थे उनसे नहरों के माध्यम से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। फिर कृषि भूमि का विस्तार, अब कृषि भूमि का विस्तार यानी कि वही जो हमारी बंजर जमीन होती है, जो ऊसर जमीन होती है, उनको उपजाऊ जमीन में उनका परिवर्तन किया गया और जनपदों की स्थापना की गई। तो ये सारी चीज़ें की गई। इन सभी के संदर्भ में ये उत्पादन के संबंध में हमारा जो पहला विचार था भूमि और कृषि में कुछ इस तरह से था। फिर था हमारा पशुपालन संबंधी यानी कि पशुओं के माध्यम से भी हमको आय हो सकती है, तो हमारे पशुओं की नस्लों में सुधार करना, पशु रखना, उनका ध्यान रखना, उनके लिए उनके चरने के लिए जो स्थान होते हैं जिनको बोलते हैं ना चरावाहे, उन व्यक्तियों के लिए एक जॉब के कि आप निश्चित मजदूरी देकर चरावाहे रखना जो क्या करेंगे, पशुओं को चरा कर लाएंगे और उन पशु के चरने के लिए पर्याप्त स्थान, उनके खाने के लिए जो भी वो खाते जैसे घास पशु चरने के लिए जाते तो उसके संबंधी सभी बातों का क्या किया गया था, समावेश किया गया था। फ्रेंड्स इसके अगला जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा टिपिकल इस पर कुछ जो वर्ड्स है वो भी थोड़ा है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये चैप्टर। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँगी, सॉर्ट आउट करूँगी उसको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक